नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसएस न्यूज के इस लाइव अंक के अंदर। दोस्तों, महाभारत के अंदर कुरुक्षेत्र के कुछ दिन शायद सबसे महत्वपूर्ण दिन, भारत में भी वो घड़ी आ गई। अब दो सेनाएं हैं, एक इस पार एक उस पार। अब ये वक्त नहीं है जहां पर हम शिकवे करें या शिकायत करें। ये वक्त नहीं है जब हम ये कहें कि हमारे पास तोपें कम है और उनके पास तोपें ज्यादा हैं। ये वक्त नहीं है कि ये कहा जाए कि हमारे पास असला कम है और उनके पास असला ज्यादा है। ये वक्त अब जंग का है। जंग में इफ्स एंड बट्स नहीं होते। कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। अब लोहा गर्म है, जो हथौड़ा मारेगा वो जीत जाएगा। यहां जो चूका वो गया काम से। इंडिया गठबंधन को सिर्फ एक ही बात कहूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखने में एनडीए के सामने थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन फाइट करना दरअसल देखा जाए तो हथियारों से नहीं, जज्बे से होता है। अगर आपका जज्बा पुख्ता है, मजबूत है, तो फिर आप हाथों से लड़ाई लड़के भी गलवान के अंदर युद्ध जीत सकते हो। आप सोचिए, सिर्फ हाथों से, तलवार नहीं है, कुछ नहीं है, दूसरों के पास भले ही कांटेदार डंडे हों, तो भी आप जीत सकते हो। इच्छा शक्ति और आक्रमण, ये दो चीजें होंगी। आक्रमण फियर्स होना चाहिए, धारदार होना चाहिए। सामने वाला जिस भाषा में बात करे, उसे उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। जैसे कि बॉर्डर फिल्म का एक डायलॉग याद होगा, सनी देओल बहुत कमजोर होता है, उसके पास मुश्किल से कुछ सैनिक होते हैं और सामने पाकिस्तान की कई बटालियन सामने से आ रही होती है, टैंक बटालियंस होती है, लेकिन उसकी जो ललकार है वो दुश्मन के खेमे के अंदर कंपन पैदा कर देती है। ये ललकार जरूरी है। तभी वो पाकिस्तान के लोग कहते हैं, तो आप तो कह रहे थे यहाँ 120 की बटालियन है, पर ये या छोटी सी कोई जो उनका डिवीजन है, और यहां तो बड़ी बटालियन लग रही है, हजारों लोग हैं। तो जब हुंकार बड़ी हो जाती है तो 120 1200 बन जाते हैं। बस वही चाहिए। लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। यही वक्त है। फिर वक्त लौट कर नहीं आएगा। ये वक्त है जब दूसरे के ऊपर टिट फॉर टैट और उनके आक्रमण के ऊपर आक्रमण। अगर वहां पर वो आपको दो बातें सुनाते हैं, तो जाइए चार बात सुनाकर आइए, उसी भाषा में सुनाइए जिस भाषा में आपसे कहा गया है। यही हमारी एडवाइस भी है, सजेशन भी है कि इस समय अब ये मत गिनिए संसाधन कितने हैं। गो एंड फाइट, डू और डाई, करो या मरो। बातचीत करने के लिए बिहार से हेमंत कुमार जी, स्वागत है आपका। गुजरात से राजेश ठाकर जी, सर आपका भी स्वागत है। और कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन उत्तराखंड से सुजाता पाल जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले राजेश जी आपके पास आऊंगा। कभी कभी इतिहास में ऐसे लम्हे आते हैं जहां पर डू और डाई की सिचुएशन आती है, करो या मरो। लोहा गर्म है, हथौड़ा मारने का वक्त है। संजीव कुमार ने कहा था अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र को फिल्म शोले में, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। आपकी टिप्पणी ठाकर साहब। जी बिल्कुल, मैंने तो हर बार यही कहा है कि अब की बार अंतिम बार। अगर 2024 आप चूक गए तो फिर आपके लिए लड़ने के लिए जो स्थिति है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आज भी मुश्किल है, फिर भी जो है एक आशा है परिवर्तन की। एक ऐसी जो है माहौल है कि जहां पर बहुत सारे जो लोग हैं वो सक्रिय राजनीति में नहीं होने के बावजूद भी इस राजनीति को समझ रहे हैं। इस लोकतंत्र की मुश्किल को, जो संविधान को बदलने की मंशा है, वो सारी चीजों को समझ रहे हैं और लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त में जो संविधानिक संस्थाएं हैं उसका भी आज भी जो है निर्लजता से जो है इस्तेमाल हो रहा है। आज भी सुप्रीम कोर्ट को एसबीआई ने किस तरह से जो है एक और मुदत डालने पर मजबूर कर दिया। अब समझो कि सुप्रीम कोर्ट जो बात कहती है
उसको भी जैसे नहीं समझ रहे हैं, उस तरह से दिन पर दिन निकालने की कोशिश एक जो है सरकारी बैंक करती है। तो आप समझ सकते हो कि किसी के लिए इन लोगों के पास जो है सम्मान या संविधान के प्रति जो है उनका जो है निष्ठा नहीं रही। विपक्ष के साथ जिस प्रकार का व्यवहार सत्ता पक्ष से हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का फेयर होना, जो उन्होंने बहुत अच्छा प्रवचन दिया और शायराना अंदाज में बहुत कुछ बोले। गुजरात के अंदर 6 असेंबली इलेक्शन जो है वो पेंडिंग थे। उसमें से 5 को जो है इन्होंने इस चुनाव के साथ में बाई इलेक्शन में साथ करवाने का बोल दिया। लेकिन जो विसावदर का सीट था, जहां से आम आदमी पार्टी के एमएलए ने इस्तीफा दिया था, उस सीट के लिए इलेक्शन जो है घोषित नहीं किया। और बताया ये गया कि सारी वैकेंसी जो है उसको हम खत्म कर रहे हैं और एक साथ जो है पूरे देश के बाई इलेक्शन जो असेंबली के पेंडिंग है उसको भी हम पूरा कर रहे हैं। और हम जब उस पर चर्चा शुरू कर रहे थे ये होने के बाद, तब मेरे ध्यान में आया, मैं इस चैनल पर बैठा हुआ था, उसमें मैंने कहा हो सकता है कि बहुत जल्दी जल्दी हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मेरे ध्यान में ऐसा है कि 5 ही बाई इलेक्शन जो है गुजरात के 6 के बजाय घोषित किए गए हैं। उसके बाद में पता चला कि हाँ ठीक है, ये विसावदर वाला जो चुनाव है उसको घोषित नहीं किया गया। तो चुनाव आयोग की जो दलील है उसमें जब पूछा गया उसके बाद में, तो उन्होंने कहा कि वहां से जो आम आदमी पार्टी के एमएलए जो जीते थे उनके खिलाफ हारने वाले जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने हाईकोर्ट के अंदर पिटीशन किया हुआ है उनकी एफिडेविट को लेके, इनकम के अंदर कुछ जो है चीजें उन्होंने स्पष्ट नहीं की। अब जब व्यक्ति एमएलए रहा ही नहीं, हाईकोर्ट करता तो क्या करता, उसको निरस्त कर देता ना, उससे ज्यादा कुछ नहीं करता। तो अब जो एमएलए वो है ही नहीं। जिन्होंने जो हर्षद रेवड़िया कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में गए और भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़े, भूपत भायाणी जो है भाजपा से आम आदमी पार्टी में गए, आम आदमी से चुनाव लड़े, ये दोनों आज भाजपा में है। और ये जो इस्तीफा है वो 2-2.5 महीने पहले जो है हो गया है। अगर भारतीय जनता पार्टी ये चाहती कि अगर ये टेक्निकल मुद्दा है वो खत्म हो जाए, तो हर्षद रेवड़िया को बोल सकती थी, दोनों भाजपा में बोल सकती थी कि आप जो है आपका हाईकोर्ट के अंदर जो पिटीशन है उसको वापिस ले लें। लेकिन इरादतन भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं किया, जिसका जो है एक टेक्निकल पॉइंट उठा के यहां पर उसका चुनाव घोषित नहीं कराया गया। राजनीतिक तौर से उसको समझने की कोशिश करें तो विसावदर एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो अपने विधायकों की गद्दारी का हमेशा बदला लेती। वो केशुभाई पटेल की पार्टी के साथ हुआ हो, हर्षद रेवड़िया जिन्होंने कांग्रेस से चुनकर भारतीय जनता पार्टी में गए तो उनको भी हरा दिया। अब जो है भूपत भायाणी है, उसके लिए भी ये डर था कि जो गुस्सा है वो अगर विसावदर का भूपत भायाणी पर आएगा तो उसका असर जो है वो बड़ी सीट वाले यानी लोकसभा जो लड़ रहा है उसके ऊपर भी उसका नुकसान जाएगा। तो इसका जो है चुनाव एक साथ नहीं होना चाहिए। और इस प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो हाईकोर्ट के अंदर अर्जी पेंडिंग रखनी दी और उसी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर उसकी चुनाव को घोषित नहीं किया गया। तो आप देखिए कि किस प्रकार से संस्थाएं काम कर रही है, किस प्रकार से जो है सारी चीजें देश के अंदर हो रही है। तो अब जो है किसी भी जो बहानेबाजी है वो नहीं चलेगी कि हमारे पास संगठन नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। आपने बहुत ठीक किया, आपके पास जो भी है सर पर कफन बांधकर आपको लड़ना पड़ेगा। अंग्रेजों के साथ बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारा जो है उनके पास हमारे फोर्स, हमारे भी जो उद्योगपति थे उनसे भी वो पैसा लूट कर लेते थे, हमारी लोगों को पुलिस के अंदर भर्ती करके उनसे ही जो है लाठियां चलवाते थे। सारी चीजें उस वक्त भी थी, लेकिन निहत्थे गांधी ने एक ऐसा जन आंदोलन खड़ा किया कि वो तोप और बारूद के खिलाफ भी जो है वो लड़े और उसमें जीत हासिल की। तो इसी प्रकार से इसको इस देश की स्वतंत्रता की लड़ाई से कम नहीं समझते हुए पूरे लोगों को लड़ना पड़ेगा। और राजनीतिक पार्टियों को तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है। आप लोकतंत्र और संविधान की बात छोड़ दो, उनके खुद के अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है कि 2024 का चुनाव अगर अब के बार 400 पार ये सही हो गया तो फिर
उनका क्या होगा, फिर देश का क्या होगा, वो तो और बातें हैं। तो बिल्कुल ये जंग जो है उसको बहुत गंभीरता से लड़ना पड़ेगा। जितनी भी आपके पास ताकत है, जितना भी जो आपका संगठन है, उसको बिल्कुल डिवोटी होके, समर्पित होके, ये जो बाकी दिन है वो सारे दिनों के अंदर जिसके पास धन है वो धन से, मन है उस मन से, जिसके पास समय हो समय से, सारी चीजें देकर कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो कैंपेन ही इस तरह से शुरू किया है। मेरे गुजरात में तो ये हुआ है, दूसरी जगह का पता नहीं। इस बार ये कहा जा रहा है कि अब की बार सारी सीटों पर मोदी जी लड़ रहे हैं। आपको ये देखना ही नहीं है कि इसको टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया तो वो क्या करता था, उसने क्या परफॉर्म किया है, उसका क्या राजनीतिक चरित्र है, वो कुछ नहीं देखना है। सिर्फ मोदी के नाम पर कि अब की बार मोदी को ही वोट देना है। तो 2626 सीट से यहां पर मोदी जी लड़ रहे हैं। तो इसी तरह से 2626 सीट पर इंडिया को लड़ना पड़ेगा, इंडिया यानी भारत को लड़ना पड़ेगा। जब जब ये बात कही जाती है कि मोदी के सामने कौन, तो मोदी के सामने आपको संविधान का जो ग्रंथ है उसको रखना पड़ेगा। मोदी के सामने कौन, तो मोदी के सामने जो भारत का मैप है उसको आपको खड़ा करना पड़ेगा कि हम व्यक्ति के खिलाफ देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम व्यक्ति के खिलाफ संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम व्यक्ति के खिलाफ इस देश की लोकतांत्रिक मर्यादाओं को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम व्यक्ति के खिलाफ किसी व्यक्ति को जो है इस देश का शहंशाह बनाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। ये निहित स्वार्थ की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिक जंग नहीं है। ये जो जंग है उसका उद्देश्य जो है वो बहुत बड़ा है। जिस चीज को लोगों के मन के अंदर डालना पड़ेगा, उसी प्रकार की बहस जो है वो करनी पड़ेगी। कोई भी जो है वो ऐसी चीज सारे लोगों को नहीं करनी होगी। जो स्टेटमेंट है वो भी स्टेटमेंट इंडिया गठबंधन के जितनी भी दल है वो दल बिल्कुल सोच के उनके अंदर एक आचार संहिता खड़ी करनी पड़ेगी कि जिसका इस्तेमाल कोई नहीं कर जाए। क्योंकि साउथ के अंदर वहां की राजनीति को लेकर एक स्टेटमेंट हो गया, उसका जो इस्तेमाल हिंदी बेल्ट में कर दिया गया, या हिंदी बेल्ट में कोई बात की गई तो इस तरह इस्तेमाल साउथ में किया गया। तो अपने अंदर एक आचार संहिता लागू करनी पड़ेगी कि कौन से मुद्दे पर बोलना है, कितने मुद्दे पर सीमित रहना है, इसके बाहर नहीं जाना है। बहुत बड़ा मुद्दा अभी जो है लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी हर बार नया मुद्दा लाती है। 370 था, फिर अब सीए आ गया, राम मंदिर आ गया। तो आपके पास भी जो है इलेक्ट्रो बॉन्ड का बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस भ्रष्टाचार की मुहिम को जो है वो कांग्रेस के खिलाफ खड़ी करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, वो भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से अपनी पार्टी का राजनीतिक इस्तेमाल करके सत्ता में रहने के लिए इस्तेमाल किया, ये सारे स्कीम का, उसका ये ताजा उदाहरण है। और सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार से रोड लताड़ लगा रही है और स्टेट बैंक जो है किस प्रकार का व्यवहार कर रही है। तो कौन इससे बच रहा है, कौन जो है इस जो डिटेल्स है वो बाहर ना आए उससे डर रहा है, वो सारी चीजें है, उसको लोगों तक ले जाना पड़ेगा। सामान्य जनों तक बहुत बड़े मुद्दों की जरूरत नहीं है। इस देश के अंदर बेरोजगारी है, इस देश के अंदर महंगाई है। 2014 में जितनी चीजें नरेंद्र भाई ने बोली है कि अब की बार महंगाई, अब की बार मोदी सरकार, कारण क्या था कि बहुत हुई महंगाई की मार। तो बताओ 2014 की और आज की स्थिति क्या है, ये चीज लोगों के सामने ले जानी पड़ेगी। उन्होंने कहा था कि रुपया जो है उसकी साख जो है वो घटी है। तो आज जो है डॉलर के खिलाफ, हमारे विदेशी मुद्रा के खिलाफ हमारा रुपया कहाँ स्टैंड कर रहा है, इस चीज को लोगों को बताना पड़ेगा कि ये वायदे किए गए थे आपसे। 2 करोड़ रोजगार का वायदा किया गया था, खेती की आय जो है उसको दोगुना करने का वायदा किया गया था, पाकिस्तान को लाल आंख दिखाने का वायदा किया गया था। लेकिन चीन जो है वो हमारी सरहदों का अतिक्रमण कर रहा है। किस प्रकार से श्रीलंका के समुद्र के अंदर, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में हमारे हिमालय की खाड़ी के पीछे किस प्रकार से जो है वो घेराबंदी कर रहा है। ये सारी चीजें हैं, उसको लोगों तक ले जानी पड़ेगी कि आर्थिक नीति में 2014 में हम यहाँ थे, आज यहाँ है। विदेश नीति में यहाँ थे, अब यहाँ है। तो बेरोजगारी में यहाँ थे, अब यहाँ है। महंगाई में ये स्थिति थी, आज ये स्थिति है। सारा जो है वो मोदी के खिलाफ मोदी को खड़ा करना पड़ेगा। 2014 के मोदी को 2024 में खड़ा करना पड़ेगा कि ये 14 वाला मोदी देखिए क्या कहा था, और ये 24 वाला मोदी ये क्या किया है। इसी तरह से कैंपेन करना पड़ेगा। और बिल्कुल आपकी बात सही है कि आपके पास कोई बहानेबाजी करने का अवसर नहीं, आपको लड़ना है।
समर्पित होके लड़ना है। उसके बाद में क्या होगा वो पता नहीं, लेकिन युद्ध इस तरह से लड़ो कि हारने के बाद भी जो है आपको गर्व हो कि हम लड़े बहुत जुनून से। हो सकता है हम जो परिणाम चाहते थे वो परिणाम नहीं मिले, लेकिन लड़ाई जो है वो बिल्कुल समर्पित भाव से एक होके, सारे विपक्ष को ही नहीं, जितने भी नागरिक इस विपक्ष की चिंता के साथ या इस लोकतंत्र की चिंता के साथ खड़े हैं, वो सारे नागरिकों को अब के जो दिन बाकी है, 1 जून तक का, 4 जून को तो नतीजा आने वाला है, 1 जून तक का जो समय है, उसमें यही काम करना पड़ेगा। जी। हेमंत कुमार